अब बात करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि महाकवि भारतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। पीएम ने कहा कि मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो या फिर दूसरे प्रोफेशनल्स हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। साथ ही कहा कि अगली बार 111 के शुभ अंक से मन की बात की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 दिन पहले मैं वाराणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शानदार फोटो प्रदर्शनी देखी। काशी और आसपास के युवाओं ने कैमरे पर जो मोमेंट कैप्चर किए हैं वो अद्भुत है। इसमें काफी फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो मोबाइल कैमरे से खींची गई थी। वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है। लोगों को अपना हुनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। भारत के हमारे युवा साथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे। टूरिज्म हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरक जीवन यात्रा, इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौजूद है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। यह कॉन्टेस्ट माईगॉव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। आप भी अगर के लिए जरूर नॉमिनेट करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को
मोटिवेट करें। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। और वहीं पीएम मोदी ने वर्ल्ड गायत्री परिवार के जरिए आयोजित किए गए अश्वमेध यज्ञ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं और आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से लाखों युवा नशे और व्यसन से कैसे बचेंगे, उसकी एक असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इस अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है। साथियों, हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे, उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपने देखा है, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का आयोजन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर हुआ है। आज दुनिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हुई है।
वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे मिशन आज हमारी साझी मानवीय संवेदनाओं और संकल्पों के गवाह बना रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक अभियानों में हम जितना ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ेंगे, उतना ही युवा किसी गलत रास्ते पर चलने से बचेंगे। आज सरकार स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रही है, आज सरकार साइंस एंड रिसर्च को इतना बढ़ावा दे रही है। आपने देखा है कि चंद्रयान की सफलता ने कैसे युवाओं में टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए नया क्रेज पैदा कर दिया है। ऐसे हर प्रयास, ऐसे हर अभियान देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो, ये प्रयास, ये अभियान देश के युवा को मोटिवेट करते हैं। और एक मोटिवेटेड युवा नशे की तरफ नहीं मुड़ सकता। देश को नशे की इस समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका परिवार की भी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की भी है। हम नशा मुक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब एक संस्था के तौर पर परिवार कमजोर पड़ता है, जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आता है। जब परिवार की सामूहिक भावना में कमी आती है, जब परिवार के लोग कई कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं, जब वो अपना सुख दुख नहीं बांटते, तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अपने अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा, तो फिर उसकी अपनी दुनिया बहुत छोटी होती चली जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें कि गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखते हुए कहा था कि यह पुराने और नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। जानकारी के मुताबिक 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ है। सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जिसमें भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। और बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने रविवार सुबह जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुल्तानपुर की लोकप्रिय सांसद मेनका गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे। मैम, स्वागत है आपका चैनल पे। धोपाप को काफी डेवलप किया आपने, उसके प्रोडक्ट में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से बहुत सारी औरतों जो ऐसे चीज़ के हैं उनको काम भी मिलेगा, और वो जो उन्होंने बनाए हैं बहुत ही सुंदर साबुन, अगरबत्ती, करीबन 150 किस्म की चीज़ें उन्होंने बनाए हैं। और हम चाहते हैं कि ये यहाँ ही नहीं, अयोध्या में भी बिचे। धोपाप मंदिर जो है एक बहुत प्राचीन और बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी हम लोग उसको लोगों को ज्ञान दें उसके बारे में। अपनी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही।
और वहीं रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एम्स का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि पीएम समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय ट्राइबल अफेयर राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह, स्वतंत्र प्रभार उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं बरेली में चक्रोट की पैमाइश करने गए लेखपाल पर महिला प्रधान समेत उनके बेटों ने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन मामले में अभी तक आरोपी के खिलाफ एफआईआर के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर शनिवार को लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। और बढ़ते हैं आगे। मथुरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां कैंट इलाके की नई बस्ती से लेकर आर्मी एरिया तक तेंदुए को घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद वन विभाग ने कैंट क्षेत्र में कई स्थान पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन में वन विभाग को तेंदुआ नहीं मिला। फिलहाल तेंदुए की दहशत से शाम के समय क्षेत्र में लोगों ने घूमना बंद कर दिया है। वहीं लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया। बता दें कि खाली घर में किचन से रखा सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से किचन की दीवार गिर गई और घर के कमरों की दीवारों में दरारें आ गई। फिलहाल सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही इस बात की कि जिस वक्त यह हादसा हो उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।